तो हेलो एवरीवन, मैं दीप चैटर्जी स्वागत करता हूं आप सभी को आपके प्यारे यूट्यूब चैनल चैटर्जीज एजुकेशन में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का फोर्थ वीडियो लेके आए हैं क्लास 10th के लिए, जिसमें कि हम लोग टाइप्स ऑफ रिएक्शंस का जो बचा कुचा टाइप्स है वो सब पढ़ेंगे, जिसमें कि हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन भी पढ़ेंगे डोमिनेंटली। और उसके बाद हम लोग कोरोजन, रस्टिंग और रैंसिडिटी जो टॉपिक है वो सबको हम लोग टच करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोग टॉपिक लिख लीजिए सम अदर रिएक्शंस, जिसमें कि सबसे पहला रिएक्शन जो आप लोग ऑलरेडी हल्का फुल्का पता ही होगा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है? जब दो सॉल्यूशन को हम लोग मिक्स करते हैं या फिर रिएक्ट करवाते हैं, तब एक सॉल्यूशन में कुछ सॉलिड इनसोल्यूबल सब्सटेंस बन जाता है। इनसोल्यूबल मतलब जो उसमें ना घुल रहा हो अच्छा से, ठीक है। तो उस तरह का सब्सटेंस, सॉलिड सब्सटेंस का अगर पार्टिकल्स बन रहा हो तो उसको बोलते हैं हम लोग प्रेसिपिटेट, ठीक है। मतलब सॉलिड इनसोल्यूबल सब्सटेंस, insoluble substance in a solution, in a solution। इतना बड़ा चीज़ को हम लोग शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट। तो ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें कि प्रेसिपिटेट फॉर्म हो, उस रिएक्शन को हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। तो देख लेते हैं इसको, आप लोग लिखते चलिए पॉज कर करके। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, दो एग्जाम्पल चलिए देख लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है हम लोगों का जी, अगर NaCl सोडियम क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन में हो, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन में, ये क्या है? सोडियम क्लोराइड। इसको अगर हम लोग रिएक्ट कराएंगे सिल्वर नाइट्रेट के साथ, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, ये सबको आप लोग को याद रखना है, सिल्वर नाइट्रेट बोलते हैं AgNO3 को। ये भी है एक्वस सॉल्यूशन में। अब इस दोनों को अगर रिएक्ट करेंगे तो हम लोग के पास क्या आएगा? ये रिएक्शन हम लोग पहले भी देख चुके हैं। क्या आएगा? सिल्वर क्लोराइड, जो कि एक प्रेसिपिटेट है, और प्रेसिपिटेट को हम लोग डिनोट करते हैं डाउनवर्ड एरो से। AgCl एक सॉलिड फॉर्म में होगा, अगर प्रेसिपिटेट है तो इसका मतलब ये सॉलिड है। दूसरा चीज़ जो होगा वो क्या देगा? ये प्लस NaNO3, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? NaNO3 क्या होगा? सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। और ये भी ऑब्वियसली क्या होगा? एक्वस सॉल्यूशन। तो पूरे रिएक्शन में एक एक्वस सॉल्यूशन में, एक सॉल्यूशन में हो रहा है, मान लीजिए इसमें, ठीक है। इसमें पहले से AgNO3 ऐसे भरा हुआ है कुछ, इसमें हम लोग डाल दिए क्या? NaCl डाल दिए, तो कुछ रिएक्शन होगा, और रिएक्शन कुछ हो रहा है मान लीजिए। रिएक्शन होते होते धीरे धीरे क्या बना देगा? ये NaNO3 में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब ये AgNO3 ना रह के ये जो पूरा सोल्यूशन है वो NaNO3 बन जाएगा। और इसमें कुछ छोटा छोटा पार्टिकल्स रह जाएगा, छोटा छोटा पार्टिकल, सॉलिड पार्टिकल, जो कि क्या होगा? AgCl का सॉलिड फॉर्म होगा, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रेसिपिटेट बोलेंगे। समझ में आ रहा है बात कैसे हो रहा है? AgNO3 का सॉल्यूशन था, उसमें NaCl का सॉल्यूशन हम लोग डाल दिए। जैसे ही डाले तो कुछ रिएक्शन हुआ, रिएक्शन होने के बाद ये सॉल्यूशन किस में कन्वर्ट हो गया? NaNO3 में। और इसमें कुछ AgCl का छोटा छोटा पार्टिकल्स बन गया, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? AgCl बोलेंगे। तो इसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, जिसको क्या बोलेंगे? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। नोट डाउन कर लीजिए इसको। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, जो कि बहुत ही फेमस रिएक्शन है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का ही। वो है कि बैरियम क्लोराइड, मतलब BaCl2। तो ये किस में होगा? ये ऑब्वियसली एक्वस सॉल्यूशन में ही होगा, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन में ही रिएक्शन करवाएंगे तभी ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन पॉसिबल है। एक्वस सॉल्यूशन में ही कोई ना कोई सॉलिड फॉर्म होगा जो कि इनसोल्यूबल होगा, ठीक है। तो BaCl2 ले लिए हम लोग, बैरियम क्लोराइड। उसके बाद इसको हम लोग रिएक्ट कराएंगे सोडियम सल्फेट के साथ, जो कि होगा एक्वस सॉल्यूशन में। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? Na2SO4। अच्छा, जैसे ही हम बोल रहे हैं यहाँ पे कि सोडियम सल्फेट, आप लोग यहाँ से चुपके से लिख लीजिएगा कि सोडियम सल्फेट है। ये मैं नहीं लिख रहा हूँ, पर आप लोग धीरे से लिख लीजिएगा कि Na2SO4, और ये भी किस में है? एक्वस सॉल्यूशन में है। सोडियम सल्फेट क्या होता है? Na2SO4। अब इसको रिएक्ट कराएंगे हम लोग इस दोनों को, तो फिर से वो कुछ भी होगा, रिएक्शन होगा कुछ इस तरह से। मान लीजिए ये Na2SO4 है, इसमें हम लोग एक्वस सॉल्यूशन डाल दिए, किसका? BaCl2 का। तो कुछ रिएक्शन हुआ। अब रिएक्शन होने के बाद यहाँ पे बना क्या? तो NaCl का सॉल्यूशन बन जाएगा। यहाँ पे किस चीज़ का सॉल्यूशन बन जाएगा? NaCl का, ठीक है। और यहाँ पे कुछ प्रेसिपिटेट बनेगा। वो प्रेसिपिटेट किसका बनेगा? वो बैरियम सल्फेट का बनेगा। BaSO4 का जो प्रेसिपिटेट बन जाएगा, जो कि सॉलिड फॉर्म में होगा। तो हम लोग लिख देंगे BaSO4 प्रेसिपिटेट का फॉर्म में, ये सॉलिड रहेगा, और प्लस क्या बनेगा? NaCl, जो कि फिर से एक्वस सॉल्यूशन। BaSO4 बैरियम सल्फेट, इसको भी धीरे से लिख लीजिए। ये वाइट प्रेसिपिटेट वाइट कलर का होता है, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, आप लोग लिख लीजिएगा वाइट PPT। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं है, ये प्रेसिपिटेट है, ठीक है।
तो यहाँ पे NaCl भी बना। अब इसको आप लोग बैलेंस कीजिएगा जो भी तरीका आप लोग सीखे हैं उससे। अगर आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक चाहिए तो नीचे लिंक दिया हुआ है, उसको देख सकते हैं। तो यह है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का कुछ एग्जांपल्स। इसका हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो ये रहा इसका डेफिनेशन कि ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें कि कुछ इनसॉल्यूबल प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस हो, कैसे प्रोड्यूस हो, बाय मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशन, उसको हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। अ रिएक्शन इन विच एन इनसॉल्यूबल प्रेसिपिटेट इज प्रोड्यूस्ड बाय मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशंस इज नोन एज व्हाट, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जिसका एग्जांपल हम लोगों ने देख चुका है, आप लोगों ने नोट भी कर चुका है, होप। तो इनसॉल्यूबल सॉल्ट्स जो होता है, एक नोट करके आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो इनसॉल्यूबल सॉल्ट्स होता है, कोई भी इनसॉल्यूबल सॉल्ट्स जैसे कि सोडियम क्लोराइड जो हम लोग खाते हैं NaCl, लगभग जितना इनसॉल्यूबल सॉल्ट्स होता है वो लगभग इसी रिएक्शन से बनाया जाता है, मतलब प्रिपेयर किया जाता है। प्रिपेयर किससे, कौन सा रिएक्शन से? यही आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन से प्रोड्यूस किया जाता है। कोई भी इनसॉल्यूबल सॉल्ट इज प्रिपेयर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन की ओर, जो कि है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को हम लोग फिर से डीपली एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, जो कि नेक्स्ट चैप्टर है, उसमें भी पढ़ेंगे। पर इस चैप्टर में भी ये रिएक्शन है, इसलिए रिएक्शन में भी पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है कि कोई एसिड, कोई भी एसिड, अब एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, हल्का फुल्का आप लोगों को पता है। जो खट्टा होता है वो एसिड होता है, जो बिटर होता है वो बेस होता है। पर एक्चुअली क्या होता है वो एसिड बेसिस सॉल्ट में ही पढ़ेंगे। तो एसिड, जब कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट कर रहा होता है और सॉल्ट और वाटर बना रहा होता है, तो इस तरह का रिएक्शंस को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। क्यों? क्योंकि एसिड का जो इफेक्ट होता है वो बेस न्यूलीफाई कर देता है, और बेस का जो इफेक्ट है वो एसिड न्यूलीफाई कर देता है। न्यूलीफाई मतलब उसका असर ख़त्म कर देता है सॉल्ट और वाटर बना के, तो न्यूट्रल कर देता है। एसिड का असर को न्यूट्रल, बेस का असर भी न्यूट्रल, इसलिए इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मतलब क्या होता है कि एसिड का कुछ आयंस होता है, एसिड डिफाइंड होता है कि उसमें H+ आयन, ऐसा कोई भी एलिमेंट या फिर कोई भी केमिकल कंपाउंड जिसको पानी में डालने पे वो H+ आयंस डिसोसिएट करे, तो उसको हम लोग एसिड बोलते हैं। तो हम लोग उतना डिटेल्स में भी नहीं जाएंगे, हम लोग बस इतना जानेंगे कि एसिड में क्या आयंस होता है, H+ आयंस, और बेस में कौन सा आयंस होता है, OH- आयंस। तो जब H+ आयंस कंप्लीटली OH- आयंस के साथ रिएक्ट करके H2O बना देता है, तब उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। मतलब एसिड का जो एसिडिक प्रॉपर्टीज़ होता है वो इसी H+ आयंस के वजह से होता है, और बेस का जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ होता है वो इसी OH- के वजह से आता है। पर ये जब दोनों मिलता है तो H+ और OH- आपस में रिएक्ट करके क्या बना देता है, H2O, जो कि एक मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल कंपाउंड है। तो इसलिए ये इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, तब और क्लियर हो जाएगा। इसको आप लोग नोट करते चलिएगा हर चीज़ को, जैसे यहाँ पे भी जो लिखे थे उसको भी नोट डाउन करना है, ठीक है। तो एक एसिड लेते हैं हम लोग, जैसे कि फेमस एसिड हम लोग का HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसको हम लोग लेंगे एक्वस सॉल्यूशन में। एक्वस सॉल्यूशन मतलब पानी में डुबाया हुआ, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, डाइल्यूटेड है, मतलब इसमें पानी मिलाया हुआ है। एक बेस लेते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, NaOH। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएगा, ये भी एक्वस सॉल्यूशन में है। ये एसिड है, क्या ये बताना पड़ेगा, ये बेस है। अब ये दोनों मिलकर क्या बनेगा, तो यहाँ से H+ और Cl- में ये ब्रेक करेगा, मतलब ये जो HCl है वो H+ और Cl- में ब्रेक करेगा। और ये NaOH है, ये भी Na+ और OH- में ब्रेक करेगा। तो देखिए H+ और ये OH- रिएक्ट करके बना देगा H2O, ठीक है। ये H+ और ये OH- रिएक्ट करके बना देगा H2O, और ये Na+ और ये Cl- दोनों रिएक्ट करके क्या बना देगा, NaCl, नमक बना देगा, ठीक है। तो ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ये ये एसिड था, ये बेस था, बन गया नमक और पानी। तो ये भी एक कह सकते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं इसका भी। तो ये रहा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का डेफिनेशन। ये कहता है द इंटरेक्शन ऑफ एसिड विद अ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये तो आप लोगों को पता है, पर इस डेफिनेशन के अलावा हम लोग ये डेफिनेशन भी लिख सकते हैं जो मैंने अभी बताया, कि रिएक्शन इन विच H+ आयंस फ्रॉम एसिड रिएक्ट्स कंप्लीटली, पूरी रिएक्ट करता है कंप्लीटली विद व्हाट, OH- आयंस, किससे, फ्रॉम बेस टू फॉर्म व्हाट, वाटर मॉलिक्यूल। इसको भी हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है।
नोट कर लीजिए इसको। बढ़ते हैं हम लोग कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखने के लिए इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का ही। हो गया? ओके। तो ये रहा कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसको हम लोग डिटेल्स में एसिड बेस एंड सॉल्ट में भी पढ़ेंगे। अभी हल्का सा जानकारी ले लेते हैं। क्या? एंटासिड टैबलेट्स, अगर किसी आदमी को, इंसान को एसिडिटी हो जाता है बहुत सारा खाने के बाद, कुछ पार्टी वगैरह में अगर हम लोग ज़्यादा ठूस लेते हैं तो एसिडिटी हो जाता है, तो उसके लिए हम लोग एंटासिड टैबलेट यूज़ करते हैं। वो एक्चुअली क्या होता है, ये एंटासिड टैबलेट एक बेस होता है। तो जो क्या करता है ना कि हम लोग का स्टमक में जो एसिड हो जाता है, उस एसिड को, इस बेस को जैसे ही हम लोग खाते हैं, ठीक है, पानी के साथ, तो क्या होता है कि वो बेस जाता है पेट के अंदर और उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है और हम लोग को राहत मिलता है। राहत फ़तेह अली खान, सॉरी। तो एंटासिड टैबलेट जो है वो एक्चुअली क्या होता है, वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं इसको, या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोल सकते हैं, MgOH होल ट्वाइस, ये रहता है एक्चुअली। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल्स एसिड बेस सॉल्ट में पढ़ेंगे, रिएक्शन क्या होता है पेट के अंदर जाके एंटासिड टैबलेट्स का। अभी के लिए बस इतना जानते हैं। एसिडिटी ऑफ सॉइल्स, अगर सॉयल, किसी सॉयल में अच्छा से उपजाऊ नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो सॉयल का जो पीएच है, अब पीएच क्या होता है, एसिड बेस सॉल्ट में आएंगे। सॉयल मतलब एसिडिक हो गया होगा या तो बेसिक हो गया होगा, तो उसको भी न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मदद लेते हैं। अगर सॉलिड सॉयल जो है वो एसिडिक हो चुका है तो हम लोग कुछ बेस उसमें छिड़का देते हैं, जैसे कि स्लेक्ट लाइम। अगर एसिडिक हो गया है तो हम लोग उसमें स्लेक्ट लाइम दे देते हैं, चूना डाल देते हैं, ताकि वो बेसिक हो जाए। मतलब बेसिक है ये स्लेक्ट लाइम और ये एसिडिक सॉयल है, दोनों मिलेगा तो न्यूट्रल हो जाएगा सॉयल और अच्छा से खेती कर पाएंगे। स्टिंग ऑफ एंट्स, अगर कोई जो लाल वाला चींटी होता है वो अगर हम लोग काट लेता है तो बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीक़ा से हम लोग को जलन होता है। वो एंट जो काटता है वो काटता नहीं है एक्चुअली, क्योंकि उसके पास दांत वात होता नहीं है, और अगर दांत होता भी है तो उसका दांत से आपका चमड़ा, मतलब आपको नहीं परेशानी होगा। वो एक्चुअली क्या करता है, वो फॉर्मिक एसिड, एक एसिड है जो कि है फॉर्मिक एसिड, वो डाल देता है आपके स्किन में, जो आपको स्टिंगिंग एक सेंसेशन देता है। अब जैसे ही आप अगर उसको कुछ ना करके आप अगर सोप उसमें रगड़ दें, जिस स्किन का पार्ट में वो फॉर्मिक एसिड डाला है वो एंट, उसमें अगर हम लोग सोप रगड़ दें, सोप मतलब साबुन, तो सोप क्या है, एक बेस है, तो रगड़ देंगे तो क्या होगा, उस फॉर्मिक एसिड का जो क्या बोलते हैं उसको, फॉर्मिक एसिड का जो इफेक्ट है, उस इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा ये बेस, मतलब ये जो सोप है। तो ये कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन की ओर, जो कि है एनर्जी के रिलेटेड। तो उससे पहले आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, अगर हो गया तो बोलिए। ओके, तो अभी एनर्जी से रिलेटेड रिएक्शंस क्या क्या होते हैं। तो एनर्जी बेस्ड रिएक्शन में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि अगर एक रिएक्शन होता है तो उसमें इधर होता है कुछ रिएक्टेंट्स और फिर बनता है कुछ प्रोडक्ट्स, है कि नहीं। अब यहाँ पे जो रिएक्टेंट्स है, एक्चुअली इस रिएक्टेंट्स में बॉन्ड्स जो होता है किसी भी कंपाउंड्स में वो ब्रेक करता है, और जो प्रोडक्ट बनता है उसमें बॉन्ड्स क्या होता है, जुड़ता है। तो हम लोग बोलेंगे मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स, यहाँ पे बॉन्ड बनता है, मेकिंग, ठीक है। अब बॉन्ड जब जुड़ता हो या बनता हो तो इस काम को, बॉन्ड को जोड़ने के लिए या फिर तोड़ने के लिए एनर्जी का काम तो है, एनर्जी कारोबार तो है। अगर बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ एनर्जी इसको देना पड़ेगा। तो एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो सकता है, हीट दे सकते हैं, सनलाइट दे सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हैं, और भी कुछ साउंड दे सकते हैं। साउंड भी इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, पर उससे रिएक्शन होता नहीं जनरली, पर हम लोग कह सकते हैं, मतलब बहुत सारा कुछ भी एनर्जी हम लोग इसमें देना पड़ेगा। एनर्जी इज़ गिवन टू इट, है कि नहीं। इसमें भी एनर्जी का कारोबार है। अगर बॉन्ड बन रहा है तो उसमें भी एनर्जी कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा, या तो कम लेना पड़ेगा, ज़्यादा लेना पड़ेगा, कुछ भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो एनर्जी के कारोबार वाला कोई भी रिएक्शन, ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें एनर्जी देना या लेना पड़ रहा हो, उस तरह का रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं, दो तरह से कैटेगराइज करते हैं। जो पहला कैटेगरी है उसका वो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और दूसरा जो है वो है एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये दो तरह का रिएक्शन है एसोसिएटेड विद व्हाट, एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे थर्मिक, जो थर्म है, थर्म वर्ड है, इसका मतलब ही होता है एनर्जी या फिर हीट, और एक्सो का मतलब होता है जाना, एंडो का मतलब होता है आना। इतना चीज़ आप लोग को पता है। एक्सोथर्मिक मतलब हीट एनर्जी जिसमें क्या हो, रिलीज़ हो। एंडोथर्मिक जिसमें हीट एनर्जी या फिर एनर्जी क्या हो, एब्जॉर्ब हो, ठीक है। समझते हैं इस दोनों को अच्छा से, हम लोग बढ़िया से समझते हैं।
तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है कि अगर कोई दो रिएक्टेंट है ए प्लस बी और वो बनाता है सी प्लस डी, तो सिर्फ सी प्लस डी ही नहीं बनाएगा, वो कुछ हीट एनर्जी भी रिलीज़ करेगा, हीट एनर्जी वो रिलीज़ करेगा। तो ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें कि रिएक्शन तो हो, रिएक्टेंट्स से प्रोडक्ट तो बने, पर साथ में क्या और रिलीज़ हो, हीट एनर्जी रिलीज़ हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कि अगर हम लोग कार्बन ले रहे हैं सॉलिड फॉर्म में और उसको हम लोग रिएक्ट करा रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, O2 गैस के साथ, और उसमें बन तो जा रहा है CO2, जो भी क्या है, गैस ही है, तो साथ में इसमें रिलीज़ क्या होता है, हीट एनर्जी रिलीज़ होता है, हीट एनर्जी। तो ये कैसा रिएक्शन है, C प्लस O2 गिव CO2 प्लस हीट एनर्जी इज़ व्हाट इज़ अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि इसमें हीट क्या हो रहा है, रिलीज़ हो रहा है। जिसमें हीट रिलीज़ हो, निकल जाए, उसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कि हम लोग का पानी भी बनता है ना, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिल के H2O बनाता है, तो इसमें भी साथ में कुछ हीट निकलता है। हीट का जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो Q, मतलब हीट को हम लोग डिनोट करते हैं Q से, ठीक है। इसका यूनिट होता है किलो कैलोरी, या फिर सिर्फ कैलोरी बोल सकते हैं हम लोग, या फिर जूल बोल सकते हैं, बहुत सारा इसका यूनिट है। तो हम लोग डिनोट करते हैं जनरली किलो कैलोरी से, क्योंकि कैलोरी बहुत छोटा यूनिट होता है और हम लोग का छोटा यूनिट, छोटा डेसिमल्स में ही हीट निकलता है। तो ये भी एक रिएक्शन है, मतलब एग्जाम्पल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। इसका डेफिनेशन देख लीजिए, केमिकल रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज गिवन आउट, ठीक है। ऐसा केमिकल रिएक्शन, अ केमिकल रिएक्शन इन विच heat is released, heat is what, released, is known as what, exothermic reaction. A chemical reaction in which heat is released is known as exothermic reaction. इसका दो एग्जाम्पल है, ये और ये इसका जनरलाइज्ड फॉर्म है। A प्लस बी गिव्स C प्लस डी प्लस हीट एनर्जी, इसका जनरलाइज्ड फॉर्म है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बढ़ते हैं हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन की ओर। इससे पहले आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो भी आते हैं हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन में। इसका जनरल फॉर्म हम लोग पहले लिख लेते हैं कि अगर A प्लस बी कोई रिएक्टेंट्स है और वो C प्लस डी बना रहा है, C प्लस डी बना रहा है, तो इसमें क्या होगा, इसमें हीट ऐड नहीं होगा, इसमें कुछ माइनस ऑफ हीट एनर्जी हम लोग लिख देंगे, माइनस ऑफ हीट एनर्जी। मतलब इसमें हीट एनर्जी क्या हो जा रहा है, एब्जॉर्ब हो जा रहा है, रिलीज़ नहीं हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, मतलब इसमें देना पड़ रहा है, एंडोथर्मिक में हीट देना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये इसका जनरल फॉर्म हो गया। एग्जांपल्स देखते हैं कुछ, उससे पहले हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं कि अ केमिकल रिएक्शन इन विच एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें कि क्या हो, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो, इन विच हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, ठीक है, इज एब्जॉर्ब्ड, इज कॉल्ड व्हाट, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर हम लोग इसका एग्जांपल देखें तो अगर मान लीजिए कार्बन ले रहे हैं हम लोग, सिर्फ कार्बन सॉलिड फॉर्म में, उसको हम लोग रिएक्ट करा रहे हैं H2O के साथ, H2O के साथ कैसा फॉर्म में, स्टीम फॉर्म में, गैस फॉर्म में, स्टीम। तो वो क्या देगा, वो देगा कार्बन मोनोक्साइड प्लस H2O, पर ऐसे ही नहीं देगा वो, सॉरी H2 गैस रिलीज़ करेगा, H2 गैस रिलीज़ करेगा। तो ऐसे ही नहीं देगा, कार्बन रिएक्ट नहीं करेगा जल्दी H2O के साथ, तो हम लोग इसको हीट करना पड़ेगा कुछ 1100 डिग्री सेल्सियस के आसपास, 1000 हम लोग मान लेते हैं, 1000 डिग्री सेल्सियस, जाके आप लोग को याद रहे कि 1000 डिग्री सेल्सियस के पास आसपास हम लोग को हीट इसमें देना पड़ रहा है। तो कितना लगभग हीट एनर्जी कितना देना पड़ रहा है, ये तो टेम्परेचर है, इतना टेम्परेचर में हम लोग इसको गर्म कर रहे हैं, तो एक्चुअली हीट इसमें कितना लग रहा है, इसमें हीट लगता है जनरली लगभग अप्रॉक्सीमेटली कितना हम लोग कह सकते हैं, एक्चुअली 31 पॉइंट समथिंग होता है, तो हम लोग लेते हैं 30 किलो कैलोरी के आसपास, 30 किलो कैलोरी के आसपास इसमें हीट एनर्जी देना पड़ता है, जिसके लिए इतना टेम्परेचर ज़रूरी होता है ताकि ये बॉन्ड ब्रेक करे और कार्बन मोनोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाए। तो इसको हम लोग जो 30 किलो कैलोरी दिए हैं, इसको किस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, तो लिखेंगे ऐसे ही, C प्लस H2O गिव्स CO प्लस H2 और माइनस 30 किलो कैलोरी, इस तरह से इसको लिखा जाता है। जैसे उसमें प्लस लिखा जा रहा था, इसमें माइनस लिख देंगे क्योंकि इसमें दिया जा रहा है, हीट निकल नहीं रहा है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट एंडोथर्मिक रिएक्शन। बढ़ते हैं हम लोग अपना मेन टॉपिक, डोमिनेंट टॉपिक जो है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, और नहीं एंड रिडक्शन हो गया, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग बढ़ते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन की ओर। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन,
ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आप टॉपिक बना लीजिए अभी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10th के लिए, और हम लोग इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे, बहुत ही ज़्यादा डिटेल्स में। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन, तो इसको पहचानने के लिए हम लोग के पास 3 क्राइटेरिया है। तो 3 क्राइटेरिया जो है उसमें से जो पहला क्राइटेरिया है कि कैसे पता चलेगा हम लोग कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन है कि नहीं है। तो अगर किसी रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन ऐड हो जाए, मतलब कोई सब्सटेंस का बात कर रहे हैं हम लोग, कोई भी सब्सटेंस उस रिएक्टेंट में, मतलब उस रिएक्टेंट्स में अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन कर ले, ऐड हो जाए मतलब ऑक्सीजन क्या कर ले, गेन कर ले, तब हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। दूसरा, अगर किसी रिएक्शन के रिएक्टेंट में कोई सब्सटेंस हाइड्रोजन लूज़ कर दे तो भी हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। और अगर किसी रिएक्टेंट्स में कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे, लूज़ कर दे, तब भी हम लोग बोलेंगे क्या, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है। अब इस सब्सटेंस में एलिमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है, आयंस भी हो सकता है, एटम्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। रिएक्टर्स में यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, मतलब सब्सटेंस में यहाँ पे एटम्स हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, आयंस हो सकता है, एलिमेंट हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है, कुछ भी हो। अगर कंपाउंड ऑक्सीजन लूज़ करेगा तो बोलेंगे ऑक्सीडेशन। अगर यहाँ पे कुछ भी, मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 5 कुछ भी रहे, हाइड्रोजन लूज़ करे या ऑक्सीजन गेन करे या तो इलेक्ट्रॉन लूज़ करे एक या तो एक से ज़्यादा कुछ भी लूज़ करे, तो भी हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन को ही पहचानने के लिए हम लोग के पास 3 क्राइटेरिया हैं। तीनों में से कोई एक भी हो जाए या तीनों में से 2 भी हो जाए या तीनों का तीनों हो जाए तो भी हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। तो हर एक का, तीनों कैटेगरी का हम लोग एग्जांपल्स देख लेते हैं। उससे पहले नोट डाउन कर लीजिए तीनों क्राइटेरिया को। सबसे पहले देख लेते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन का ऐसा एग्जांपल जिसमें कि ऑक्सीजन गेन हो रहा हो। फिर हम लोग ऐसा एग्जांपल देखेंगे जिसमें कि हाइड्रोजन लूज़ हो रहा हो। फिर हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन का ऐसा एग्जांपल देखेंगे जिसमें कि इलेक्ट्रॉन लूज़ हो रहा हो। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट वाला। उससे पहले मैं सबको मिटा रहा हूँ 2 और 3 को। आप लोग नोट डाउन नहीं किया तो ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। ओके, ऑक्सीजन गेन। तो अगर हम लोग सोडियम ले लेंगे, और इसको हम लोग ऑक्सीजन में बर्न कर देंगे, जला देंगे, तो ये क्या बनाएगा, ये सोडियम ऑक्साइड बनाएगा। ऑब्वियस सा बात है, Na2O। चलिए इसको पहले बैलेंस कर लेते हैं। ऑक्सीजन 2 है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 2 लगा देंगे तो 2 ऑक्सीजन हो जाएगा। तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया। सोडियम यहाँ पे 2 2 = 4, तो यहाँ पे भी 4 होना चाहिए, तो यहाँ पे 4 लगा देंगे, तो ये बैलेंस्ड हो गया। सबसे पहला बात ये है सोडियम। नहीं लिखते हैं सबको यार, आप लोग पता है। तो सोडियम को हम लोग जब ऑक्सीजन के साथ बर्न किए तो क्या बना, Na2O। तो यहाँ पे देखिए सोडियम जो है, यहाँ पे सोडियम था, ये सोडियम क्या किया, यहाँ पे ऑक्सीजन गेन कर लिया, ऑक्सीजन का गेन हुआ। ऑक्सीजन स्पेलिंग, ऑक्सीजन का क्या हुआ, गेन हुआ। तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। तो हम लोग को यहाँ पे एक चीज़ और जानना है कि यहाँ पे ऑक्सीजन गेन कौन किया, यहाँ पे सोडियम ऑक्सीजन गेन किया, तो कौन ऑक्सीडाइज्ड हुआ, ऑक्सीडाइज्ड कौन हुआ, तो सोडियम ऑक्सीडाइज्ड हुआ। ऑक्सीडाइज्ड हुआ कौन, सिर्फ सोडियम, Na2O, ये ऑक्सीडाइज नहीं हुआ, ये ऑक्सीडाइज्ड हुआ। इसको ऑक्सीजन मिला तो ये ऑक्सीडाइज्ड हुआ। अच्छा, किसके वजह से हुआ, क्यों हुआ, तो ऑक्सीजन के वजह से हुआ। तो जिसके वजह से कोई भी एलिमेंट, कंपाउंड, एटम अगर ऑक्सीडाइज्ड हो जाए, जिसके वजह से हो, उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, ऑक्सीजन। ठीक है, समझ में आया क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन के वजह से ये ऑक्सीडाइज्ड हुआ। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट अपना एग्जाम्पल की ओर, जो कि है हाइड्रोजन लूज़ वाला, जिसमें हाइड्रोजन लूज़ करके ऑक्सीडेशन होता है। ये समझ में आ गया, अच्छा से नहीं आया तो फिर से एक बार देखिएगा इस चीज़ को, आप लोग रिपीट कर कीजिएगा। मैं मिटा रहा हूँ इसको। अब आते हैं सेकंड वाला, ऑक्सीडेशन का ही सेकंड क्राइटेरिया, जो कि क्या है, हाइड्रोजन का लूज़ होना। लूज़ हो के भी हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन हुआ है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। इसका एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे कि कॉपर ऑक्साइड अगर हम लोग लेंगे, कॉपर ऑक्साइड,
ठीक है। पर कौन सा कॉपर? कॉपर 2 ऑक्साइड। अब इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? इस तरह से लिख लेते हैं, कॉपर 2 ऑक्साइड। अच्छा, ये सब क्यों लिखते हैं आप लोग अगर नहीं पता है तो एक अलग वीडियो हम लोग बना देंगे, अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो, कि कॉपर 2 लिखते हैं, कभी कॉपर 3 लिखते हैं, कभी कॉपर 1 लिखते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? Fe में भी ऐसे लिखते हैं, Fe2 लिखते हैं, Fe3 लिखते हैं, क्यों लिखते हैं? एक्चुअली वैलेंसीज का चीज़ होता है कि जिसमें कॉपर का डुअल वैलेंसी होता है, इसका वैलेंसी 2 भी होता है और 1 भी होता है, ठीक है। तो ये कॉपर डुअल वैलेंसी मतलब 2 वैलेंसी वाला ले रहे हैं, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर 2 ऑक्साइड। इसको अगर हम लोग हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराएंगे H2, तो ये क्या बनाएगा? कॉपर बना देगा, सिर्फ कॉपर, ठीक है, सिर्फ कॉपर बनाएगा। मतलब ये CuO ऑक्सीडाइज मतलब ऑक्सीजन इससे हट जाएगा, और साथ में क्या? H2O। तो इसको मत देखिए अभी, इसको मत देखिए, आप कंफ्यूज हो जाइएगा। अब इसको देखिए, यहाँ पे H2 है। अब इसी H2 में ये गेन किया ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया, पर ये तो गेन कर लिया ऑक्सीजन ना, ये एग्जांपल नहीं चलेगा, ये पहले वाले का एग्जांपल है, ठीक है, ये फर्स्ट वाले का एग्जांपल है, इसमें ऑक्सीजन गेन हो रहा है। हम लोग कुछ और एग्जांपल लेते हैं, क्या एग्जांपल ले लिया? हाइड्रोजन लूज़ करने वाला एग्जांपल लेना है हम लोग को। तो मान लीजिए कि अगर मीथेन है, CH4 मीथेन, इसको अगर हम लोग बर्न करते हैं ऑक्सीजन में, तो ये बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब इस CH4 को देखिए, इसमें हाइड्रोजन है, फिर ये मतलब इस कार्बन के पास हाइड्रोजन है, फिर बाद में ये कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, तो कार्बन के पास हाइड्रोजन अब नहीं है। तो यहाँ पर कार्बन क्या कर रहा है? हाइड्रोजन लूज़ कर रहा है। हाइड्रोजन क्या कर रहा है? लूज़ कर रहा है। पूरा लिखते हैं, हाइड्रोजन क्या कर रहा है? लूज़ कर रहा है। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें कोई भी कंपाउंड हाइड्रोजन को लूज़ कर दे, तो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। और जो हाइड्रोजन लूज़ किया है, जैसे CH4 यहाँ पे लूज़ किया है, CH4 लूज़ किया ना हाइड्रोजन, तो CH4 ही पूरा क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज्ड कहलाएगा। कि CH4 का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। हु इज़ बिन ऑक्सीडाइज्ड? किसका ऑक्सीडेशन हुआ? CH4 का। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? अगेन ऑक्सीजन। तो O2 क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक, चलिए बढ़ते हैं हम लोग। जो थर्ड कैटेगरी है, इलेक्ट्रॉन का लूज होना, उस पर आप लोग इसके नोट डाउन कर लीजिए अगर हो सके तो। जो थर्ड कैटेगरी है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, लूजिंग इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? ऑक्सीडेशन। ये क्या लिख दिए सर आप? लूजिंग व्हाट? इलेक्ट्रॉन, E-। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। तो सोडियम, अगर सोडियम प्लस आयन बन जाता है और एक इलेक्ट्रॉन वो लूज़ कर देता है, देखिए Na है, तो Na प्लस कब बनाएगा? पॉजिटिव चार्ज किसी के माथे पे कब आता है? जब वो दान कर देता है इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन जब ये सोडियम दान कर देगा, तो इसके माथे में क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव वाइब आ जाएगा। तो ये क्या है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, जिसमें क्या हो रहा है? सोडियम ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। कैसे? बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। तो अगर इलेक्ट्रॉन कोई कंपाउंड, कोई एटम, कोई एलिमेंट लूज़ भी करता है, तब भी क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे कि और एग्जांपल लेते हैं कि अगर जिंक है, वो Zn2+ बना दिया अपने माथे पे और 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके, तो भी हम लोग क्या बोल देंगे कि Zn इज़ ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म व्हाट? Zn2+ आयंस, लाइक दिस। दैट्स ऑल अबाउट ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन की ओर, जो कि है रिडक्शन रिएक्शन। तो रिडक्शन एक्चुअली रिवर्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन का ही रिवर्स प्रोसेस है, जिसमें कि गेन्स हाइड्रोजन होगा तब भी हम रिडक्शन बोलेंगे, उसमें हम लोग लूज हाइड्रोजन होता था तब ऑक्सीडेशन बोलते थे। तो अगर कोई भी रिएक्शन में, कोई भी सब्सटेंस रिएक्टेंट के साइड में हाइड्रोजन गेन कर लेता हो, तब उसको क्या बोलेंगे? रिडक्शन हो रहा है रिएक्शन में। अगर ऑक्सीजन लूज़ कर देता हो, तभी बोलेंगे रिडक्शन हो रहा है। या तो इलेक्ट्रॉन का गेन होता हो, इलेक्ट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन्स का गेन होता हो, तभी हम लोग क्या बोलेंगे? रिडक्शन हो रहा है। तो पहला का एग्जांपल देख लेते हैं कि जब हाइड्रोजन गेन हो तब कैसे रिडक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग हाइड्रोजन सल्फाइड ले लें, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये पहले वाले का हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं, गेन्स हाइड्रोजन कैसे रिडक्शन। तो अगर हाइड्रोजन सल्फाइड ले लेंगे और उसमें हम लोग क्लोरीन गैस से रिएक्ट करा देंगे, तो यहाँ पे जो क्लोरीन गैस है ये कन्वर्ट हो जाएगा HCl में, ठीक है।
2 HCl एक्चुअली 2 मोल्स ऑफ HCl हम लोग बैलेंस करेंगे तब, और साथ में बस एक अकेला एटॉमिक फॉर्म में सल्फर। तो यहाँ पे इस क्लोरीन को देखिए, इस क्लोरीन क्या किया, हाइड्रोजन गेन कर लिया, क्लोरीन गेन्स हाइड्रोजन। तो इसलिए इस पूरे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन का गेनिंग हो रहा है तो ये रिडक्शन रिएक्शन तो है, रिडक्शन रिएक्शन तो है। पर कौन रिड्यूस हो रहा है यहाँ पे, तो हम लोग बोलेंगे क्लोरीन इज Cl2 इज reduced टू फॉर्म HCl। और यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो किसके वजह से, किसके प्रेजेंस में ये क्लोरीन रिडक्शन हुआ है, तो H2S का। तो H2S यहाँ पे क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ द फर्स्ट कैटेगरी जो कि है गेन ऑफ हाइड्रोजन। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, H2S प्लस Cl2 गिव्स 2 HCl प्लस सल्फर, जिसमें क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है और रिड्यूसिंग एजेंट H2S है, हाइड्रोजन सल्फाइड। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट कैटेगरी जो कि है लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। लूजिंग इलेक्ट्रॉन किस तरह से रिडक्शन है, मैं इसको मिटा रहा हूँ, पूरा एग्जांपल को आप लोग नोट डाउन कर लिए हैं तो कर लीजिए, नहीं करिए तो कर लीजिए। तो सेकंड एग्जांपल जो है लूजेज ऑक्सीजन वाला, वो क्या है वो देखते हैं। कॉपर 2 ऑक्साइड मतलब CuO, क्या बोलेंगे इसको, कॉपर 2 ऑक्साइड। इसको अगर हम लोग रिएक्ट करेंगे, कॉपर 2 ऑक्साइड को अगर हम लोग रिएक्ट कराएंगे हाइड्रोजन के साथ, H2 के साथ, कॉपर 2 ऑक्साइड को अगर हम लोग रिएक्ट कराएंगे हाइड्रोजन के साथ और थोड़ा हल्का सा हम लोग हीट देंगे इसमें, तो ये बस सिर्फ कॉपर अलग कर देगा, मतलब ऑक्सीजन इससे ले लेगा, सिर्फ कॉपर बन जाएगा और H2O अलग से बन जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग इस कॉपर ऑक्साइड को देखें तो ये कॉपर में रिड्यूस हो गया, मतलब ऑक्सीजन क्या हुआ इसमें, इस रिएक्शन में ऑक्सीजन का क्या हुआ, लूजिंग ऑफ ऑक्सीजन हो गया, लूजिंग ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर ऑक्सीजन लूज़ करे तो भी ये कैसा रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन। किसका रिडक्शन हुआ यहाँ पे, तो हम लोग बोलेंगे कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू फॉर्म व्हाट, टू फॉर्म कॉपर। रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, किसके वजह से ये रिड्यूस हो रहा है, तो हाइड्रोजन के वजह से ये रिड्यूस हो रहा है, तो H2 इज हियर व्हाट, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये है एग्जाम्पल सेकंड वाले कैटेगरी का जो कि है लूजिंग ऑफ ऑक्सीजन का एग्जाम्पल। इसको भी और नोट डाउन कर लीजिए। बढ़ते हैं हम लोग थर्ड जो कि है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन रिएक्शन। तो थर्ड देख लेते हैं हम लोग। थर्ड कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे रिडक्शन है, इसका एग्जाम्पल। तो अगर कॉपर 2+ आयंस है, या अगर इसको अगर 2 इलेक्ट्रॉन हम लोग दे देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन अगर हम लोग इसको दे देंगे तो ये सिर्फ कॉपर बना लेगा, तो ये भी एक रिडक्शन रिएक्शन है, ठीक है, क्योंकि ये Cu2+ आयंस जो है ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शन। जैसे कि 2H+ है, 2H+ आयंस, इसमें भी अगर हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो ये क्या बना देगा, H2 बना देगा। तो ये भी एक रिडक्शन रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, गेनिंग हो रहा है। दैट्स ऑल अबाउट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो हम लोग का जो टॉपिक्स बचा रहा अभी वो है कोरोजन, रस्टिंग, कंडीशन नेसेसरी फॉर रस्टिंग, उसके बाद वेरियस मेथड्स टू प्रिवेंट रस्टिंग, रैंसिडिटी, डिफरेंस बिटवीन रस्टिंग एंड बर्निंग। इतना चीज़ हम लोग को और कवर करना है। क्या कवर करना है, हम लोग को कोरोजन पढ़ना है इसी चैप्टर में, रस्टिंग पढ़ना है, कंडीशंस फॉर रस्टिंग पढ़ना है, कंडीशंस फॉर रस्टिंग पढ़ना है। उसके बाद प्रिवेंशन कि कैसे रस्टिंग को हम लोग प्रिवेंट करें, ठीक है, वेरियस मेथड ऑफ प्रिवेंट रस्टिंग, प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग पढ़ना है, मेथड्स टू प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग ये पढ़ना है, रैंसिडिटी पढ़ना है, और साथ में डिफरेंस पढ़ना है। किसका किसका डिफरेंस, तो रस्टिंग का और बर्निंग का, डिफरेंस बिटवीन रस्टिंग एंड बर्निंग। इतना टॉपिक अभी और पढ़ना है। तो इसी वीडियो में अगर हम लोग इतना टॉपिक और पढ़ते हैं तो वीडियो का लेंथ कम से कम 1.5 आवर का हो जाएगा। तो इसलिए मैं इस टॉपिक को इस 1, 2, 3, 4, 5, 6 अलग से ही एक वीडियो डेडिकेटेडली वीडियो में कवर करूँगा। इस वीडियो को हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन के लिए रखते हैं ताकि सहूलियत रहे आप लोगों को पढ़ने में भी। तो चलते हैं इसी के साथ, थैंक यू, बाय।